नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। राष्ट्रपति पर आपराधिक अभियोग चलाने के विषय पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में मौजूद प्रावधानों की तुलना करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 32,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस वर्ष प्रथम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आकलन परीक्षा आयोजित की गई। भारत ने चिप विनिर्माण को बढ़ावा देने वाली अमेरिका की $280 बिलियन की योजना का विरोध किया। पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने PNGRB विनियमों में संशोधन किया है। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति पर आपराधिक अभियोग चलाने के विषय पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत में मौजूद प्रावधानों की तुलना के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप आपराधिक अभियोग का सामना करने वाले अमेरिका के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिका और भारत दोनों ही देशों में पदासीन राष्ट्रपति के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। भारत के संविधान के अनुच्छेद 361(2) में इस प्रावधान का उल्लेख किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग के संकल्प में इस संबंध में उपबंध किया गया है। हालांकि ये उन्मुक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा भारत में वो व्यक्ति जिसे 2 या अधिक वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई है, वो 6 साल तक के लिए राष्ट्रपति पद पर चुनाव नहीं लड़ सकता। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है और यहाँ तक कि राष्ट्रपति का पद भी धारण कर सकता है। अब योग्यता की बात करें तो भारतीय राष्ट्रपति में और अमेरिकी राष्ट्रपति में ये डिफरेंस है कि ये भारत में न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए 35 वर्ष की। अमेरिका में भी आयु का पैमाना यही है, यानी कि 35 वर्ष ही होनी चाहिए। भारत में भारत का नागरिक होना चाहिए, जबकि अमेरिका में ये प्रावधान है कि 14 साल से संयुक्त राज्य अमेरिका का निवासी होना चाहिए, साथ ही उसे अमेरिका का प्राकृतिक नागरिक होना चाहिए। भारत की बात करें तो भारत में ऐसा है कि लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिए उसे पात्र होना चाहिए और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, जबकि अमेरिका में ये प्रावधान है कि उसका जन्म अमेरिका में हुआ होना चाहिए। भारत में महाभियोग का आधार है संविधान का अतिक्रमण, जबकि अमेरिका में क्या है आधार? अमेरिका में है कि यदि राष्ट्रपति राजद्रोह, रिश्वत या अन्य गंभीर अपराध और दुराचार में लिप्त पाया जाता है तो उस पे महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत में ये प्रावधान है कि महाभियोग संबंधी संकल्प संसद के दोनों में से किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, जबकि अमेरिका में ये प्रावधान है कि महाभियोग संबंधी संकल्प हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पेश किया जाना चाहिए। भारत में ऐसा है कि ये संकल्प को दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित होना जरूरी है, जबकि अमेरिका में संकल्प को पारित होने के लिए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में साधारण बहुमत और सीनेट में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। अगली खबर रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्रालय ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए 32,000 करोड़ रुपए के समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं और ये समझौते कुछ प्रणालियों के लिए किए गए हैं, जैसे कि उन्नत आकाश हथियार प्रणाली यानी AWS। AWS कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। ये एक साथ कई लक्ष्यों को भेद सकती है। उन्नत AWS सीकर प्रौद्योगिकी 360 डिग्री संलग्नता क्षमता और बेहतर पर्यावरणीय मानकों से युक्त है। अगली प्रणाली है वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि स्वाति। ये स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया WLR यानी वेपन लोकेटिंग रडार है। ये हमारी सेनाओं पर गोलीबारी कर रही तोपों, मोर्टार और रॉकेट्स की सटीक स्थिति का पता लगाने में सक्षम है। इसके अलावा अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती पोत और अगली पीढ़ी के मिसाइल वाहक पोत हैं। ये नौसेना को अपनी लड़ाकू क्षमता बनाए रखने में सक्षम बनाएंगे। ये एंटी पायरेसी, एंटी ट्रैफिकिंग आदि सहित अलग अलग परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इसके अलावा अन्य प्रणाली है फायर कंट्रोल सिस्टम लिंक्स U2 सिस्टम। ये हवा और सतह के लक्ष्यों की सटीकता से जानकारी हासिल करने और फिर उन्हें भेदने में सक्षम है। साथ ही ये अवांछित समुद्री गतिविधियों को भी नियंत्रित कर सकती है। इसे समुद्रगामी गश्ती पोतों पर स्थापित किया जाएगा। अगली पीढ़ी की समुद्री सचल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस 2 चरणों वाली मिसाइल प्रणाली है। ये 2 चरण हैं, ठोस प्रणोदक बूस्टर इंजन और दूसरे चरण में तरल रैमजेट। मूल रूप से ब्रह्मोस की मारक दूरी को 290 किलोमीटर तक सीमित किया गया था, लेकिन मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था में भारत के प्रवेश के बाद इस सीमा को बढ़ाकर 600 किलोमीटर तक कर दिया गया है।
अगली खबर शिक्षा से संबंधित है। इस वर्ष प्रथम मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल आकलन परीक्षा यानी FL नेट आयोजित की गई है। FL नेट का आयोजन नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी NILP के तहत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है। इस परीक्षा का उद्देश्य नव साक्षरों के पढ़ने, लिखने और संख्यात्मक कौशल के बुनियादी ज्ञान का आकलन करना है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर साक्षरों ने इस आयोजन में भाग लिया था। उनके अनुसार इस परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने पर उन्हें साक्षर घोषित किया जा सकता था। NILP एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वित्त वर्ष 2022 से 27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है। ये योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है। यह योजना देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के सभी गैर साक्षरों को लक्षित करती है। इनमें महिलाओं और शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसके 5 घटक हैं: मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक कौशल, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा, व्यावसायिक कौशल और सतत शिक्षा। ये योजना स्कूलों, उच्चतर शिक्षा संस्थानों और शिक्षा संस्थानों के स्वयंसेवी शिक्षकों और छात्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाएगी। योजना के तहत वित्त वर्ष 2022 से 27 के लिए 5 करोड़ शिक्षार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम्स यानी OTLES का उपयोग किया जाएगा। इस अभियान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NCERT और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान का सहयोग लिया जाएगा। अब आपको बता दें कि एक नव साक्षर यानी कि नया जो साक्षर हुआ है वो वयस्क होता है या फिर किशोर होता है जो समय पर उपलब्ध शैक्षिक अवसरों का उपयोग नहीं कर सका है और जिसने बाद में औपचारिक या गैर औपचारिक तरीकों से साक्षरता के कौशल को हासिल किया है। भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने वाली अमेरिका की $280 बिलियन की योजना का विरोध किया गया। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका की व्यापार नीति समीक्षा के दौरान भारत ने महत्वाकांक्षी चिप्स अधिनियम यानी चिप्स एक्ट पर अमेरिका से स्पष्टीकरण मांगा है। अमेरिका ने क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोड्यूसर्स सेमीकंडक्टर्स यानी चिप्स एंड साइंस एक्ट 2022 पारित किया है, जिसका उद्देश्य देश में सेमीकंडक्टर कारखानों के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करना है। भारत ने चिंता व्यक्त की है कि ये विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों का उल्लंघन है और साथ ही वैश्विक प्रतिस्पर्धा विनिर्माताओं को लाभ से वंचित करता है। सेमीकंडक्टर चिप्स ऐसी सामग्रियां होती हैं जो किसी इंसुलेटर से अधिक लेकिन विशुद्ध कंडक्टर से कम विद्युत धारा प्रवाहित करती हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग के मामले में शीर्ष 4 देश हैं: अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और चीन। दरअसल सेमीकंडक्टर उद्योग की मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की महत्ता और उपयोग में वृद्धि हो रही है। कनेक्टिविटी, डेटा सेंटर, संचार, ऑटोमोटिव और उन्नत सॉफ्टवेयर का विकास हुआ है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आने वाली चुनौतियों की बात करें तो चिप विनिर्माण की प्रक्रिया ज्यादा जटिल है, बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता पड़ती है और कुशल कार्यबल की कमी है। भारत ने इस संबंध में कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई। सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड विनिर्माण के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। डिजाइन लिंक्ड इनिशिएटिव यानी DLI योजना के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है और चिप्स टू स्टार्टअप यानी C2S कार्यक्रम की घोषणा की गई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने PNGRB यानी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन प्रशुल्क निर्धारण विनियमों में संशोधन किया। इस कदम द्वारा PNGRB ने वन नेशन वन ग्रिड और वन टैरिफ के मिशन के तहत प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के लिए एकीकृत प्रशुल्क से संबंधित विनियमों को शामिल किया है। PNGRB ने 73.93 रुपए प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट के स्तरीकृत एकीकृत प्रशुल्क को अधिसूचित किया है। PNGRB ने एकीकृत प्रशुल्क के लिए 3 प्रशुल्क क्षेत्र बनाए हैं। पहला प्रशुल्क क्षेत्र गैस स्रोत से 300 किलोमीटर की दूरी तक है, दूसरा प्रशुल्क क्षेत्र 300 से 1200 किलोमीटर की दूरी तक है और तीसरा प्रशुल्क क्षेत्र 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर है। एकीकृत प्रशुल्क का ये महत्व है कि भविष्य में बिछाई जाने वाली पाइपलाइनों के लिए प्रशुल्क को कम करने में मदद मिलेगी। पाइपलाइनों में अधिक पूंजीगत व्यय करने में सहायता प्राप्त होगी। उन दूर दराज के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को लाभ होगा जहां वर्तमान में योगात्मक प्रशुल्क लागू है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अलग अलग स्रोतों से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमतों में हर 6 महीने में संशोधन करता है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने अभी तक प्राकृतिक गैस के उचित मूल्य निर्धारण पर
किरीट पारिक समिति के सुझावों पर विचार नहीं किया है। इस समिति ने वस्तु और सेवा कर प्रणाली में प्राकृतिक गैस को भी शामिल करने की सिफारिश की थी। राष्ट्रीय गैस ग्रिड IOCL, ONGC, गेल इंडिया लिमिटेड जैसी संस्थाओं के स्वामित्व और संचालन वाले सभी इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन नेटवर्क को कवर करती है। वर्तमान में देश में लगभग 17,000 किलोमीटर लंबी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का नेटवर्क चालू अवस्था में है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय गैस ग्रिड को पूरा करने के लिए 15,500 किलोमीटर की अतिरिक्त पाइपलाइन की परिकल्पना की गई है। अगली खबर है स्वच्छोत्सव से। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने स्वच्छोत्सव 2023 का शुभारंभ किया। स्वच्छोत्सव 2023 को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 के अवसर पर आरंभ किया गया है। स्वच्छोत्सव अभियान का उद्देश्य कचरा मुक्त शहर के लक्ष्य को साकार करना है। इसके लिए ये महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र मानव अधिवास कार्यक्रम ने संयुक्त रूप से प्रायोजित किया था। मंत्रालय ने कहा है कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत अक्टूबर 2024 तक 1000 शहरों को 3 स्टार कचरा मुक्त शहर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत 2018 में GFC स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के बीच प्रतिस्पर्धा और मिशन मोड भावना को प्रोत्साहित करना है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत प्रमुख उपलब्धियों की बात करें तो शहरी भारत खुले में शौच मुक्त बन गया है। सभी 4,715 शहरी स्थानीय निकाय पूरी तरह से ODF बन गए हैं। 3,547 ULBs कार्यात्मक और स्वच्छ सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों से युक्त ODF प्लस बन गए हैं। 1,191 ULBs 100% मल गाद प्रबंधन के साथ ODF प्लस बन गए हैं। इसके अलावा भारत में 2014 में 17% अपशिष्ट का प्रसंस्करण होता था। ये आज 4 गुना बढ़कर 75% हो गया है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 ये केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाना है। ये प्रभावी ठोस प्रबंधन के लिए ठोस अपशिष्ट का स्रोत पर ही पृथक्करण करने पर बल देता है और इसके लिए ये 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल सिद्धांतों का उपयोग करता है। स्टार रेटिंग प्रक्रिया प्रणाली, इसके तहत महुआ द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तृतीय पक्ष आकलन करता है और राज्य द्वारा घोषणा या प्रमाण पत्र जारी की जाती है और फिर शहर द्वारा घोषणा की जाती है 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार और 7 स्टार के बारे में। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। अखिल भारतीय सेवाएं आचरण नियमावली 1968। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को शेयर डिबेंचर और अन्य प्रतिभूतियों में अपने निवेश का खुलासा करने का निर्देश दिया है। ये निर्देश ऐसे अधिकारियों पर लागू होंगे जिन्होंने अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक धन का निवेश किया है। ये सूचना AIS नियमावली 1968 के तहत साझा की जाने वाली समान जानकारी के अलावा है। AIS नियमावली 1968 सिविल सेवकों के समग्र आचरण को निर्दिष्ट करती है। इस नियमावली के नियम 14(1) के मुताबिक सिविल सेवा का कोई भी सदस्य किसी स्टॉक, शेयर या फिर अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगा सकता। हालांकि ये प्रावधान प्रासंगिक कानून के तहत लाइसेंस पर विधिवत अधिकृत स्टॉक ब्रोकर्स या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से कभी कभी किए गए निवेश पर लागू नहीं होगा। दूसरा समिट फॉर डेमोक्रेसी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने कोस्टा रिका, नीदरलैंड, कोरिया गणराज्य और जाम्बिया गणराज्य के साथ दूसरा समिट फॉर डेमोक्रेसी शुरू किया है। इस शिखर सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया है। इसमें समिट फॉर डेमोक्रेसी डिक्लेरेशन का समर्थन किया गया है। ये समर्थन करने वाले पक्षकारों के लिए राजनीतिक प्रतिबद्धताओं की पुष्टि करता है, जैसे कि मानवाधिकारों, मीडिया की स्वतंत्रता और कानून के शासन की रक्षा करना। इसके अलावा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों का समर्थन करना। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल्य योजना के तहत कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट की शुरुआत की है। कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट अपनी तरह की अनूठी पहल है। इसका उद्देश्य उद्योग भागीदारी की आवश्यकता को पूरा करने वाले मांग आधारित स्किलिंग इकोसिस्टम तैयार करना है और इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करना है। कैप्टिव एम्प्लॉयर ऐसा कोई भी नियोक्ता या उद्योग हो सकता है जो रोजगार की तलाश करने वाले युवाओं को अपने स्वयं के संगठन में या अपनी किसी सहायक कंपनी में रोजगार प्रदान करता है, साथ ही इन हाउस प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। DDU-GKY ग्रामीण विकास मंत्रालय का नियोजन से संबंधित कौशल विकास कार्यक्रम है। ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तत्वावधान में संचालित हो रहा है। पेंच टाइगर रिजर्व।
महाराष्ट्र में पांढर कबड़ा वन रेंज से बचाए गए 2 अनाथ बालक शावकों को पेंच टाइगर रिजर्व में लाया गया है। पेंच टाइगर रिजर्व का नामकरण पेंच नदी के नाम पर हुआ है। ये नदी इस अभयारण्य से होते हुए उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिलों में सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिणी भाग में ये स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले तक है। यहाँ इसे एक अलग अभयारण्य के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर साल के वृक्ष टर्मिनेलिया अर्जुन, अमलतास और फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी कि ब्यूटिया फ्रॉन्डिसा आदि पाई जाती हैं। वहीं जीवों की बात करें तो यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, स्लॉथ बियर, सियार, भेड़िया, हिरण, शाही और लकड़बग्घा जैसे जीव पाए जाते हैं। ट्रैपिस्ट 1b जेम्स वेब टेलीस्कोप ने खुलासा किया है कि ट्रैपिस्ट 1b पर वायुमंडल होने की संभावना नहीं है और इसका कारण ये है कि इसका तापमान 230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये निष्कर्ष इस ग्रह के थर्मल उत्सर्जन पर आधारित है। इस उत्सर्जन का JWST के मिड इंफ्रारेड इंस्ट्रूमेंट ने पता लगाया है। ट्रैपिस्ट 1b पृथ्वी के आकार का एक चट्टानी एक्सोप्लैनेट है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से 1.4 गुना ज्यादा है। इसका अर्धव्यास पृथ्वी के अर्धव्यास से 1.1 गुना ज्यादा है। दरअसल एक्सोप्लैनेट वो ग्रह होते हैं जो सौर सीमा से परे स्थित अन्य तारों की परिक्रमा करते हैं। ट्रैपिस्ट 1b को 2017 में खोजा गया था। ये ट्रैपिस्ट 1 प्रणाली के 7 ज्ञात ग्रहों में सबसे आंतरिक ग्रह है। कोरोनल होल्स। नासा के वैज्ञानिकों ने सूर्य पर एक विशाल कोरोनल होल देखा है जो पृथ्वी से 20 गुना बड़ा है। ये सौर पवनों को पृथ्वी की ओर प्रवाहित कर रहा है। सौर पवनें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, उपग्रहों और प्रौद्योगिकी को प्रभावित करती है। इसके अलावा पवनें पृथ्वी पर उच्च अक्षांशों पर ऑरोरा की उत्पत्ति का भी कारण बनती हैं। कोरोनल होल्स ऐसे क्षेत्र हैं जो अत्यधिक पराबैंगनी और कम एक्स-रे सौर छवियों में सौर कोरोना में काले रंग के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। वे काले इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे आसपास के प्लाज्मा की तुलना में कम गर्म और निम्न सघन क्षेत्र होते हैं तथा मुक्त और एक ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्रों के स्थल हैं। दुर्लभ रोग, रेयर डिजीज। राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध सभी दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए आयातित और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त सभी दवाओं और आहार को बुनियादी सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई है। सरकार ने अलग अलग प्रकार के कैंसर के इलाज की दवा पेम्ब्रोलिजुमाब को भी पूरी तरह से छूट प्रदान की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुर्लभ रोगों का प्रसार प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या फिर उससे कम लोगों में होता है। दुर्लभ रोग सामान्य आजीवन रहने वाली बीमारी या विकार है जो एक व्यक्ति को दुर्बल बना देता है। हालांकि भारत में किसी भी रोग को उस स्थिति में दुर्लभ कहा जाता है जब ये 2500 व्यक्तियों में से 1 से कम को प्रभावित करता है। 72% दुर्लभ रोग आनुवंशिक होते हैं जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी और हंटर सिंड्रोम। अगला टॉपिक है वाइकोम सत्याग्रह। तमिलनाडु वाइकोम सत्याग्रह आंदोलन पर 1 साल तक उत्सव मनाने की योजना बना रहा है। ये आंदोलन औपनिवेशिक काल में केरल के एक मंदिर में हुए जातिगत भेदभाव को समाप्त करने के लिए शुरू किया गया था। वाइकोम सत्याग्रह त्रावणकोर में शुरू हुआ था। इसे हिंदू समाज की कुप्रथा अस्पृश्यता के खिलाफ आरंभ किया गया था। इस सत्याग्रह का केंद्र बिंदु कोट्टायम के पास वाइकोम शिव मंदिर था। सत्याग्रह का उद्देश्य वाइकोम में श्री महादेवर मंदिर की ओर जाने वाली सार्वजनिक सड़कों पर समाज के सभी वर्गों की आवाजाही की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना था। इसके नेतृत्वकर्ता थे माधवन, KP केशव मेनन और K कलप्पन। K कलप्पन को केरल के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्यामजी कृष्ण वर्मा। इनका जन्म गुजरात के मांडवी में हुआ था। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में अपनी शिक्षा पूरी की थी। वे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के अध्यापक रहे थे। वर्ष 1905 में उन्होंने द इंडिया हाउस और द इंडियन सोशलॉजिस्ट की स्थापना की थी। इन संगठनों ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय छात्रों के बीच मौजूद कट्टरपंथी राष्ट्रवादियों के लिए एक मिलन केंद्र के रूप में कार्य किया था। अभियोजन से बचने के लिए वे 1907 में पेरिस जेल चले गए थे। वे बॉम्बे आर्य समाज के पहले अध्यक्ष बने थे। उन्होंने वीर सावरकर को प्रेरित किया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन में इंडिया हाउस के सदस्य थे। वर्ष 2010 में मांडवी के निकट क्रांति तीर्थ नामक एक स्मारक का उन्होंने उद्घाटन किया।
ये स्मारक श्याम जी कृष्ण वर्मा को समर्पित है। श्याम जी कृष्ण वर्मा देशभक्ति और साहस के मूल्यों से ओतप्रोत थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।